हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा था अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट नंबर 1 347 JZ। उसमें पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया था। इससे के आगे के क्वेश्चन हैं, देखिए। तीसरे का निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उपयुक्त रासायनिक समीकरण से समझाइए। कौन सी? वोल्टेज अपक्रिया और बुर्ज-फिटेग अपक्रिया। वोल्टेज अपक्रिया है, बुर्ज अपक्रिया है एल्किल हैलाइड। आर क्या है? एल्किल। और एक्स क्या है? हैलाइड। मतलब आर के स्थान पर CH3 C2H5 हो सकता है, एक्स के स्थान पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। इसकी क्रिया कराते हैं सोडियम से, तो एल्किल हैलाइड के दो अणु क्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखिए क्या निकल जाएगा? 2NaX। तो 2NaX निकल गया। 2NaX तो क्या बचा? R सिंगल बॉन्ड R। क्या बनता है? एल्केन। ठीक है। एग्जाम्पल में R के स्थान पर CH3 लिया, X के स्थान पर आप Cl ले लें प्लस 2Na। फिर इसके दो अणु, तो या तो आगे दो लगा दीजिए या इसको दोबारा फिर से लिख लिया, CH3Cl गिब्स उपस्थिति किसकी? शुष्क ईथर। तो क्या निकल गया? 2NaCl निकल गया। तो बचा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको आप लोग क्या बोलोगे? एथेन प्लस का 2NaCl। ये बुर्ज अपक्रिया हो गई। ठीक है। इसके बाद दूसरी है बुर्ज-फिटेग अपक्रिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बुर्ज-फिटेग अपक्रिया देखिए, बुर्ज-फिटेग अपक्रिया में एरिल हैलाइड इसकी क्रिया सोडियम से कराएं। एक एरिल हैलाइड, दूसरा एल्किल हैलाइड। ठीक है। एरिल हैलाइड सोडियम से क्रिया एल्किल हैलाइड, उपस्थिति शुष्क ईथर। इसमें 2NaX निकल गया। तो क्या बचा? बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? R प्लस का 2NaX। ठीक है। एग्जाम्पल में मान लीजिए हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, Cl लगा दिया, सोडियम से क्रिया और R के स्थान पर हमने CH3 रख दिया, इधर भी Cl, उपस्थिति शुष्क ईथर। ठीक। ये ध्यान रखिएगा, अगर इधर Cl है तो इधर पे भी क्या होगा? Cl। एक जैसा होना चाहिए। अगर इधर Br लेते हैं मतलब ब्रोमोबेंजीन, तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा? Br। अगर I लेते हैं तो इधर पे भी I। क्या निकल गया? 2NaCl निकल गया। तो अब जब 2NaCl निकल गया तो इधर बचा CH3 जो यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे CH3 प्लस का 2NaCl, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? टॉलुइन या मेथिल बेंजीन। तो ये आपकी कौन सी हो गई? बुर्ज-फिटेग अपक्रिया। क्लियर हुई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके बाद बुर्ज अपक्रिया में एल्किल हैलाइड, बुर्ज-फिटेग अपक्रिया में एरिल हैलाइड प्लस एल्किल हैलाइड। एरिल का मतलब होता है बेंजीन रिंग से जो समूह जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से। तो एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड दोनों आ जाते हैं, बाकी का तो सेम है। इसी प्रकार एक और रिएक्शन है मिलती जुलती, फिटेग अपक्रिया। इसको भी देख लीजिए। फिटेग अपक्रिया में एरिल ये हो गया एरिल हैलाइड, एग्जाम्पल के तौर पर क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया सोडियम से करा दीजिए, तो इसके कितने अणु? दो अणु, उपस्थिति
शुष्क ईथर, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा 2Na और 2 Cl हो गए, क्या निकल गया 2NaCl। तो ये बेंजीन इस बेंजीन से जुड़ जाएगा, प्लस का 2NaCl, ये है आपका डाई फेनल। ये पूछी नहीं गई है लेकिन मिलती जुलती है, इसलिए हमने आपको बता दिया। बोर्ड जब क्रिया में एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम से क्रिया करेंगे, बोर्ड फिटेगअप क्रिया में एरिल हैलाइड जैसे कि क्लोरोबेंजीन, इसके क्लोरोबेंजीन और दूसरा क्या है एल्किल हैलाइड सोडियम से क्रिया करेंगे। फिटेगअप क्रिया में एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम से क्रिया करेंगे, तो इसमें क्या बनेगा डाइफेनल। ये हो गई फिटेगअप क्रिया। अगला क्वेश्चन है खा, तुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा एल्कोहल जल में अधिक विलय होते हैं। क्यों होते हैं भाई? क्योंकि एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं। एल्कोहल जल के साथ क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। तो कारण समझ में आ गया आपको? कौन जल में ज्यादा विलय है? एल्कोहल, इसलिए क्योंकि एल्कोहल जल के साथ क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जबकि हाइड्रोकार्बन नहीं बना पाता है। तो ये आंसर हो गया इसका। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अगला देखिए, निम्न में विभेद कीजिए प्रोपेनल और प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनल अल आ रहा है, अल आ रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सा समूह होगा? CHO। और प्रोपेनॉन ऑन आ रहा है, ऑन का मतलब कौन सा समूह होगा? CO समूह होगा। पहला अंतर हो गया। दूसरा, यह टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है? टॉलेन अभिकर्मक होता है Ag2O, ठीक है, से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। रजत दर्पण क्या होता है? रजत दर्पण होता है Ag। रजत दर्पण क्या होता है? Ag। यह टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता। क्यों? क्योंकि टॉलेन अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन ये दुर्बल आक्सीकारक होते हैं, दुर्बल आक्सीकारक, इसलिए कीटोन समूह जिसमें होता है वो दुर्बल आक्सीकारक से क्रिया नहीं करता, तो टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता। फिनॉल और बेंजोइक अम्ल, इसमें विभेद देखिए। फिनॉल में OH समूह होता है, इसमें COOH समूह होता है। फिनॉल NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया नहीं करता है। बेंजोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकालता है। तो ये इसमें विभेद हो गया, आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरे का घात, दो जल में घुलनशील विटामिनों के नाम और इनकी कमी से होने वाली बीमारियों को बताइए। तो जल में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? विटामिन बी और सी। ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, इससे बी, इससे सी याद रह सकता है। बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा? बेरी, और सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा? स्कर्वी। अगला क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम समझाइए। 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब क्रमशः 200 मिलीमीटर Hg व 4.5 मिलीमीटर Hg हैं। 51 ग्राम CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म व 20 ग्राम CH2Cl2 मतलब डाइक्लोरोमेथेन को मिलाकर बने विलयन के वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। ये चौथे का है। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है किसी विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। किसी विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसका मतलब P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। P0 क्या है? विलायक का वाष्प दाब, PS S मतलब सॉल्यूशन, विलयन, विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल n विलेय के मूल और कैपिटल N विलायक के मूल। ये हो गया राउल्ट का नियम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है
कि विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो ये 200 मिलीमीटर Hg, ये किसका मान दिया है? क्लोरोफॉर्म एवं डाई क्लोरोमेथिल के वाष्प दाब। इसका मतलब ये पी नॉट है, पी नॉट। पी नॉट क्या होता है? पी नॉट विलायक का वाष्प दाब, और वो भी शुद्ध विलायक का। तो ये पी नॉट है क्लोरोफॉर्म का, ये पी नॉट है डाई क्लोरोमेथेन का। ये क्लोरोफॉर्म की मात्रा हो गई W, और ये डाई क्लोरोमेथेन की मात्रा हो गई W। विलयन के वाष्प दाब की गणना करना है। चलिए लगाते हैं। क्लोरोफॉर्म का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट ये दिया है 200 मिलीमीटर। ये CH2Cl2 का वाष्प दाब दिया है। ये CH-Cl3 की मात्रा है 51 ग्राम। ये इसकी CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन की मात्रा है। ये आपको सवाल में दिया है। CH-Cl3 का अणुभार, अणुभार कैसे निकाला? कार्बन का परमाणु भार 12, H का 1, Cl का 35.5, 3 Cl है तो 3 का गुणा कर दिया, 119.5 आएगा। अणुभार CH2Cl2 का निकाला तो कार्बन का परमाणु भार 12, H का परमाणु भार 1, 2 H है तो 2 का गुणा किया, प्लस Cl का 35.5 गुणा 2, 85 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया? मोल निकाले, मोल N, मोल किसके मोल निकाले? CH-Cl3, इसको सफिक्स में लिख दिया जिससे पता चलता रहे कि ये किसके मोल है। तो N मोल बराबर क्या होता है? W/M। किसका W? क्लोरोफॉर्म का। किसका अणुभार? क्लोरोफॉर्म का। तो W क्लोरोफॉर्म का कितना है? 51 बटे अणुभार कितना है? 119.5। ठीक है। इसी प्रकार मोल किसके निकाले? मोल निकाले आपने डाई क्लोरोमीथेन के, ये भी W/M। W कितना है? W है 20, और अणुभार कितना है? अणुभार है 85। ठीक है। तो जैसे ही अपन इसको सॉल्व किया तो ये आएगा 0.427, और ये आएगा 235 कैलकुलेशन करने के बाद ये मोल आ गए। ठीक है, मोल आ गए। अब आप निकालिए मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज किसके? क्लोरोफॉर्म के। सफिक्स में लिख दिया जिससे पता चलता रहे कि ये मोल प्रभाज किसके? क्लोरोफॉर्म के। तो आपको पता होगा पहले से सूत्र, जिसका भी मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल ऊपर, तो मोल ऊपर किसके रहेंगे? क्लोरोफॉर्म के, अपॉन दोनों के मोलों को जोड़ दीजिए। तो क्लोरोफॉर्म के मोल प्लस डाई क्लोरोमेथेन CH2Cl2 के मोल। ये फॉर्मूला समझ में आया? मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो जिसका किसका निकाल रहे हैं? क्लोरोफॉर्म का। तो जिसका भी मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल ऊपर बटे में दोनों के मोलों को जोड़ दीजिए। तो क्लोरोफॉर्म के मोल कितने? क्लोरोफॉर्म के 0.427 अपॉन 0.427 प्लस 0.235। ठीक है। तो ये आ गया आपका 0.427 अपॉन 0.7512, आंसर 1, 4 2 6, 4 2 6। ठीक है। दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो X CH-Cl3 ये आपका आ गया 0.645। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। अब आपको निकालना है मोल प्रभाज किसका? CH2Cl2 का। तो आपको पता है दोनों के मोल प्रभाजों को जोड़ने से कितना आता है? 1। तो यदि 1 पता है तो दूसरे को 1 में से घटा दीजिए, 6 4 5। तो ये आ गया CH2Cl2 0.355। एक ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है। अब आपको पूछा था कुल वाष्प दाब P टोटल, तो P क्लोरोफॉर्म का प्लस P मतलब प्रेशर, वाष्प दाब डाई क्लोरोमेथेन का, ये सफिक्स में लिख दिया। अब क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब क्या होगा? शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब इनटू मोल प्रभाज क्लोरोफॉर्म। क्लोरो देखिए कुल वाष्प दाब निकालना था, कुल वाष्प दाब, तो क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब प्लस डाई क्लोरोमीथेन का वाष्प दाब जोड़ देंगे तो कुल वाष्प दाब आ जाएगा।
लेकिन इसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब, तो शुद्ध अवस्था में तो P नॉट है इंटू मोल प्रभाज्य किसका, क्लोरोफॉर्म का, प्लस P नॉट CH2Cl2 इंटू मोल प्रभाज्य CH2Cl2। क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब कितना दिया, 200 इंटू क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज्य, क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज्य है 0.645 प्लस इसका वाष्प दाब कितना है 4.5 इंटू डाइक्लोरोमीथेन का मोल प्रभाज्य कितना है 0.355। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इंटू करा के जोड़ देंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 130.5975 130.5975। मात्रा क्या होगा, मिलीमीटर Hg, मिलीमीटर Hg। ये हमारा कुल वाष्प दाब। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए, अनुभार निकाला, मोल निकाला, मोल प्रभाज्य निकालेंगे, कुल वाष्प दाब बराबर दोनों के वाष्प दाब को जोड़ेंगे, प्रेशर को जोड़ेंगे, वेपर प्रेशर को। अब ये वाष्प दाब क्या होता है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इंटू मोल प्रभाज्य प्लस इसका भी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इंटू मोल प्रभाज्य, सभी के मान रख दिए, जोड़ लिया, आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये सवाल है। इसके आगे के सवाल अगले पार्ट में कराएंगे, जिससे कि वीडियो बड़ा ना हो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।